हेलो बच्चों, तो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स कई बच्चे जो है कई दिनों से बोल रहे थे सर कब शुरू करेंगे। देखो क्या है ना कि अभी वैसे भी जहाँ तक मेरी जानकारी है बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे अभी क्लासेस भी नहीं स्टार्ट हुई और हम लोग लगभग अपना पहले सेशनल का फर्स्ट सेशनल तक का सिलेबस कवर करने पे हैं। जो एक दो सब्जेक्ट बचेंगे वो कवर हो जाएंगे, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे कम्युनिटी फार्मेसी भी नहीं स्टार्ट किया, वो भी 15 अगस्त के बाद वो भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग भी तो मेहनत करो, हम इतनी मेहनत करें, शेयर सब्सक्राइब तो कुछ तो करो, है ना। सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे तो मेहनत करने में पॉजिटिवनेस कब आती। मेरे अंदर भी कभी कभी लगता ना यार आज नहीं बनाता हूँ, मूड नहीं है, लेकिन जैसे देख लेता हूँ अरे यार 100-200 सब्सक्राइबर बढ़ गए, फिर लगता है चलो मोटिवेशन मिला। तो एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार लोग बच्चे देख रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं बनाऊं। नहीं तो कई बार होता है ना। खैर चलो जो होगा देखा जाएगा। फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स की बात करते हैं। ये है सब्जेक्ट जिसमें पहली यूनिट है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन, बहुत सारे है ना। तो ये एज पर PCI 2 लेक्चर में ख़त्म करना है, लेकिन हम लोग इसको एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलो भाई शुरू करें भाई। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, तो आफ्टर ऑल क्या है, देखो ये जो आपका जो सब्जेक्ट है बेसिकली जिसको बोलते हैं फार्मेसी लॉ, इसी को जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूरिस्प्रूडेंस। बस थोड़ा सिलेबस में छेड़छाड़ की गई है इधर उधर, बाकी वही है। तो एक तरह से लॉ मतलब कानून की बात की जाती है। चूँकि फार्मेसी की बात की जा रही, फार्मेसी के कानून की भी बात की जा रही, तो इसका मतलब इस कानून में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से पेशेंट को फ़ायदा हो, पेशेंट को हाई क्वालिटी की ड्रग मिले, जो डुप्लीकेसी है वो बंद हो जाए और किसी तरह का कोई डुप्लीकेशन ना हो, किसी तरह की कोई मिलावट ना हो, एडल्ट्रेशन ना हो, मिसब्रांडिंग ना हो, कालाबाजारी ना हो, है ना। लोग गलत तरीके से पैसे ना निकाल पाएँ, अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स बने, सही रेशनेल्स फॉलो करने चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह भी इन सभी कानूनों के अंदर में आनी चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसे ही कुछ समझ में आता है ना भाई। जैसे नॉर्मल कानून की बात करें भाई, ये धारा 302 है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्या है मर्डर केस में 302 मर्डर केस शायद है ना, 307 शायद अटेम्प्ट टू मर्डर है। तो कहने का मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, दुनिया भर के, तो उसके कानून अलग हैं। लेकिन हम जब यहाँ फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी के कानून फार्मेसी के चारों तरफ ही घूमेंगे। मीन्स जहाँ जहाँ पे दवा का इस्तेमाल, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, या उनसे जुड़े जो पेशेंट हैं, तो कुल मिला के यही सारी चीज़ें वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस क्या है? इज़ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल एंड ब्रॉड सेंस इट इज़ कंसर्न विद द लीगल नॉलेज एंड रिलेटेड इश्यूज़। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की बात करें, द स्टडी ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू ड्रग्स, जो हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है, ये डायरेक्टली जो है अफेक्ट करेगा किसको? हमारे ड्रग्स को। हमारे ड्रग के लिए ही ड्रग्स कैसी बननी चाहिए, किस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन दिस सब्जेक्ट के पीछे जो है फार्मेसी स्टूडेंट कोर्स फॉलोइंग द पर्पज़, पीछे का जो ये जो आपका जूरिस्प्रूडेंस है, इसको इंट्रोड्यूस करने का बेसिक मतलब बेसिक दिमाग में यही चीज़ें थी कि जो स्टूडेंट एटलीस्ट फार्मेसी कर रहे हैं, अच्छा ये सब्जेक्ट चाहे डिप्लोमा हो चाहे बैचलर दोनों में है ना, बी फॉर्म वाले भी यही पढ़ते हैं। तो बेसिकली पर्पस पीछे का यही था कि जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ से ही उनको क्या है, इन सारे लॉज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि यही स्टूडेंट चल के कल को आगे कोई DI बन जाएगा, कोई PCI का सेक्रेटरी बन जाएगा, है ना, कोई कुछ बन जाएगा, तो उसको इस बारे में नॉलेज शुरुआत से ही होनी चाहिए। तो उसके पीछे रीज़न क्या है बेसिकली बात की जाए तो असिस्ट द प्रैक्टिसिंग pharmacist is better understanding their legal and ethical obligations, as a result avoiding the mistake to lead the litigation। शुरू से ही फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस इस तरह से होनी चाहिए जिससे कि वो लॉ को बहुत अच्छे से समझ सके, उस लॉ के अंडर में क्लॉज क्या है और उसी नियम कानून के तहत उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि बहुत सारी जो मिस्टेक्स होती हैं, जैसे सही समय पे सही दवा नहीं पहुंच पाती पेशेंट तक, सही डोज में नहीं पहुंच पाती, सही समय पे नहीं पहुंच पाती, कई बार तो सही दवा ही नहीं पहुंच पाती, मीन्स डुप्लीकेट दवा, फर्स्ट कॉपी यहाँ भी चल जाती है ना। तो ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड हो सके। दूसरा, सर्व एज द टेक्स्ट
दैट गिव द स्टूडेंट सम इनसाइट एंड लीगल एलिमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द प्रैक्टिस। कुछ रिटन प्रोसीजर्स होते हैं जो फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में लीगल एलिमेंट्स बच्चों को बताते हैं, पता चलता है बच्चों को कि भाई ऐसा ऐसा फार्मेसी के प्रोफेशन में होना चाहिए, ताकि उनको अपने अधिकार मालूम हो। इंश्योरिंग दैट पेशेंट रिसीव द हाई क्वालिटी मेडिकेशन, ने कहा ना, अल्टीमेटली कुछ भी, चाहे इंडस्ट्री बन जाए, चाहे फार्मासिस्ट बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, है ना, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, सबका टारगेट केवल एक, बेचारा पेशेंट। अल्टीमेटली किस तरीके से इस पेशेंट को फ़ायदा पहुंचाया जा सके, कम पैसे में हाई क्वालिटी की दवा दी जाए, है ना। तो इंश्योरिंग दैट द पेशेंट रिसीव द हाई क्वालिटी मेडिकेशन टू हैव बीन एग्जामिन्ड एंड इवेलुएट फॉर सेफ्टी इफेक्टिवनेस फॉर द इंटेंडेड आउटकम्स। ऐसी दवा जो हाई क्वालिटी की मेडिसिन हो, जो जिसका एग्जामिनेशन इवेलुएशन किया कि जो पूरी तरह से सेफ़ हो और इफ़ेक्टिव हो, जिस पर्पज़ के लिए दी जा रही है उसके आउटकम उस तरह से आ सके। मीन्स अगर कोई बुखार उतारने की दवा है तो उससे बुखार तो उतरना चाहिए, कोई कैंसर की दवा है तो उससे कैंसर ठीक होना चाहिए, कोई ट्यूमर की दवा है तो उससे ट्यूमर ठीक होना चाहिए, कोई कोविड की दवा है तो उससे कोविड ठीक होना चाहिए। तो इस तरह से आउटकम्स होने चाहिए उसके। ठीक, लेजिस्लेशन की बात करें, अगर लेजिस्लेशन की बात करें तो इसका मतलब बेसिकली होता है क्या, कानून, एक तरह से विधान, है ना, या बोलो कि एक तरह से ग्रुप ऑफ लॉ है। क्या है? ग्रुप ऑफ लॉ। ये गवर्नमेंट बॉडी जो होती हैं वो जैसे विधान बनाती हैं, है ना, जैसे अपना संविधान बना है तो उस तरह से फार्मेसी का संविधान एक तरह से। लेजिस्लेशन की बात करें, इज लॉ विच इज़ इफेक्टिव बाई द लेजिस्लेटर्स और अदर गवर्निंग बॉडी, है ना, जैसे पार्लियामेंट में कोई कानून पास किया गया, उसी तरह से ये होता है, लेजिस्लेशन पास किया जाता है किससे, गवर्निंग बॉडी से। लेजिस्लेशन क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर्स के प्रोटेक्शन के लिए। बेसिकली कानून कोई भी बने किसके लिए होता है, बचाव के लिए होता है ना। इट इस्टेब्लिश द राइट एंड ऑब्लिगेशन पर्सन्स एंटाइटीज टू विच द लॉ अप्लाइज, है ना, तो जिसके ये इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि सही तरीके से इसको क्या एप्लीकेबल किया जा सके। अब डिफरेंस बेसिकली कहीं पे रेगुलेशन बोलते हैं, कहीं लेजिस्लेशन बोलते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो लेजिस्लेशन होता है पास्ड होता है लेजिस्लेशन बॉडी से या गवर्नमेंट बॉडी से, और लेजिस्लेशन के अंडर में फिर क्या होता है, क्लॉज बना दिए जाते हैं, फिर वो कानून रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं, बड़ी चीज़ को ध्यान में रख के छोटे छोटे नियम बनाए जाते हैं। तो लेजिस्लेशन का ही पार्ट होता है रेगुलेशन। रेगुलेशन आर इशूड बाय गवर्नमेंट बाय द इंडिविजुअल मैनर, है ना, इंडिविजुअल मिनिस्टर। क्या है कि गवर्नमेंट बॉडीज़ मीन्स कोई एक बड़ी कमेटी जो लेजिस्लेशन या जैसे पार्लियामेंट बोल दो, ये लेजिस्लेशन बनाएंगे, उसी लेजिस्लेशन के अंडर में कोई क्लॉज, कोई नियम कानून इंडिविजुअल मिनिस्टर पास कर सकता है। जैसे किसी स्टेट में एजुकेशन पॉलिसी को लेके है, कोई एक नई शिक्षा नीति बनाई गई, है ना, तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, बड़े स्पेक्ट्रम में नई शिक्षा नीति बनाई गई। अब एजुकेशन मिनिस्टर चाहे तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस जो है उसी के आधार पे कि नहीं भाई टाइमिंग चेंज कर दी हमने स्कूल की, हमने पाठ्यक्रम चेंज कर दिया, है ना, या स्कूल की फ़ीस हमने चेंज करवा दी, स्कूल में टीचर्स और बच्चों के बीच का जो रेशियो है वो चेंज हो गया, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता, है ना। तो रेगुलेशंस जो होते हैं लेजिस्लेशन को इफेक्टिवली एप्लीकेबल या इम्प्लीमेंट कराने के लिए बनाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट फ्रेमवर्क ऑफ द प्रिंसिपल विद इन विच द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू एक्ट, है ना, जो जनरल फ्रेमवर्क बनाया गया है तो इस पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसी के अकॉर्डिंग काम हो। और रेगुलेशन क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन, जो हमने बताया। द प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन रिव्यू लेजिस्लेशन इज यूजुअली लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स। कोई भी नियम, कोई भी कानून पार्लियामेंट से पास कराना आसान काम नहीं, बहुत लंबी चौड़ी, मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बहुत सारा, ताकि भाई नई शिक्षा नीति, बताओ एक बार शिक्षा नीति कितने साल पहले आई थी, उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आई है, कब, कितना समय लग गया इसको रिव्यू करने में कि क्या कमियां थी पुरानी वाली शिक्षा नीति में कि नई चीज़ लेके आए, अगर कमियां थी तभी नहीं लेके आए, और जो नहीं लेके आए उसमें कोई कमी नहीं है, मीन्स अच्छा खासा रिव्यू किया गया है। ठीक, फिर रेगुलेशन की बात करें, प्रिपरेशन एंड अपडेटिंग द रेगुलेशंस इज़ मोर डायनेमिक प्रोसेस। उसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट, ज़्यादा अच्छे से डायनेमिक करने के लिए रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं। पर्पज़ ऑफ द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के पीछे का क्या बात है, इसका मतलब यही होता है कि हाई क्वालिटी की ड्रग पेशेंट को कम दाम में मिल सके, जो कि बिल्कुल सेफ़ और इफ़ेक्टिव हो।
है ना। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का बेसिकली मतलब यही होता है, क्योंकि वो पेशेंट ओरिएंटेड होता है, पेशेंट को हाई क्वालिटी की दवा कम पैसे में मिले, उसका कम साइड इफेक्ट हो। हिस्ट्री की बात करें अगर फार्मास्यूटिकल्स की, तो 1811 में, है ना, स्टार्टिंग में कौन थे, देखो ये क्या है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टेबल है बहुत ध्यान से समझना, है ना। ईयर 1811 में मिस्टर बाथगेट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। इन्होंने क्या किया था, इंडिया केमिस्ट शॉप, सबसे पहली इंडिया केमिस्ट शॉप कहाँ पे खुली, या कह लो सबसे पहला मेडिकल स्टोर कहाँ पे खुला, कलकत्ता में। किसने खोला, मिस्टर बाथगेट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। कब, 1811 में। फिर 1821 में क्या हुआ, मिस्टर स्मिथ, स्टेन स्ट्रीट एंड कंपनी, इन्होंने ये इस नाम से शॉप डाली, जिसका एपोथेकेरी शॉप का नाम क्या था, एपोथेकेरी ये शॉप का नाम था। फिर 1901 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, कलकत्ता के थे ये, इन्होंने क्या किया था, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स नाम से कंपनी, एक इंडस्ट्री डाली थी। किसके नाम से, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से। किसने, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। फिर 1903 की बात करें, प्रोफेसर TK गजर, इन्होंने क्या किया था, फैक्ट्री एट पार्ले, काफ़ी फेमस फैक्ट्री थी, तो फैक्ट्री एट पार्ले के नाम से इन्होंने अपनी इंडस्ट्री डाली। प्रोफेसर कोटी भास्कर 1907 में इन्होंने एलेम्बिक फार्मा का नाम सुना है, बहुत बड़ी है, तो ये बड़ौदा में शुरू में 1907 की है। किसने शुरू किया था, प्रोफेसर कोटी भास्कर ने। एलेम्बिक फार्मा आज भी इंडिया में बहुत अच्छी कंपनियों में नाम लिया जाता है। इसकी शुरुआत कब, 1907 में, बहुत छोटे स्वरूप में हुई थी, बड़ौदा में ही इसका मदर प्लांट है, ठीक है। एलेम्बिक केमिकल वर्क्स बड़ौदा, मैंने बहुत अच्छे से, बहुत नज़दीक से, बहुत अंदर जाके सब देखा हुआ है, तो वाकई में एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स जब आप डालोगे तो निकल के आएगा, कई जगह पे इसके प्लांट्स हैं। 1943 में अंबालाल साराभाई, है ना, 1943 में अंबालाल साराभाई, इन्होंने क्या किया था, साराभाई केमिकल वर्क्स के नाम से अपनी इंडस्ट्री डाली थी। कहाँ, क्या डाली थी, अब स्क्रीनशॉट ले लेना भैया ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछी जाती है। अंबालाल साराभाई ने क्या किया था, साराभाई केमिकल वर्क्स के नाम से अपनी इंडस्ट्री डाली थी। फिर बाद में देखो ये मिस्टर रामनाथ चोपड़ा, जिनका नाम क्या है, RN चोपड़ा के नाम से सुना होगा आपने, कुछ कमेटीज़ बनी। उन कमेटी बनने की, जैसे सबसे पहली जो कमेटी थी वो RN चोपड़ा कमेटी थी। इसके फॉर्मेशन के पीछे की वजह क्या थी, रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ RN चोपड़ा कमेटी। RN चोपड़ा कमेटी बनाई गई थी बेसिकली क्योंकि उस समय मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में इन्फीरियर दवाएं, मीन्स कम इफ़ेक्टिव और कम क्वालिटी वाली दवाओं का भरमार थी। हिंदुस्तान हमेशा से ही दवाओं का बहुत बड़ा बाजार रहा है पूरे विश्व के लिए, तो डुप्लीकेसी अपनी चरम पे थी, इन्फीरियर क्वालिटीज़ की दवाएं अपनी चरम पे थी, खूब जम के धड़ल्ले से काम हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवाएं नहीं हो रही थी, लोग बीमार बहुत पड़ रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को देख के जो है RN चोपड़ा की कमेटी बनाई गई और ये कुछ रीजंस दिए गए। यूनाइट वर नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन पब्लिक। जो भी यूनिट्स बन रही थी, जो भी मेडिसिन बन रही थी, वो सफिशिएंट नहीं थी या उनकी क्वालिटी सफिशिएंट नहीं थी कि इंडियन पब्लिक की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। ड्रग वर इम्पोर्टेड फ्रॉम UK और जर्मनी, फ्रांस। तो दवाएं क्या है, बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। कहाँ से, UK से, जर्मनी और फ्रांस से। आज की डेट में क्या है, विदेशों में दवाएं हमारे यहाँ से इंपोर्ट की जाती हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की बात की जाए तो चीपर ड्रग्स वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। भारत में सस्ती दवाएं मंगाई गई बाहर से, क्यों, क्योंकि दवाओं की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। विच इंक्रीज द डिमांड ऑफ द इंडिजिनस ड्रग, जिनकी वजह से इंडिजिनस ड्रग्स जो हमारे ही देश में बनती उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, अनहेल्दी कंपटीशन ग्रीव अप। अब जब दवाओं की जिस चीज़ की भी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है उसमें मिलावट सबसे ज़्यादा हो जाती है, होड़ बेचने की सबसे ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अनहेल्दी कंपटीशन का मतलब ये होता है कि उसका की क्वालिटी गिरा के मैं ज़्यादा बेचूं कि तू ज़्यादा बेचे, है ना। तो इसमें क्या एक कंपटीशन था, उस कंपटीशन में लोगों ने उसकी क्वालिटी गिरा दी, जिसकी वजह से इन्फीरियर क्वालिटी की ड्रग्स की भरमार हो गई। पब्लिक प्रेशर करने लगी फिर गवर्नमेंट पे, जगह जगह क्या आंदोलन चलने लगे, है ना, जगह जगह पे कि भाई गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे हमें अच्छी दवाएं मिल सके। तो कोई पब्लिक ने क्या किया, प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को, इंट्रोड्यूस द इफेक्टिव लेजिस्लेशन टू कंट्रोल द इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग। इस पर कोई कंट्रोल हो सके गवर्नमेंट का, ताकि सही तरीके से, जब तक गवर्नमेंट का कंट्रोल चीज़ों पे रहेगा,
गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगी, PSUs रहेंगी, पब्लिक सेक्टर्स रहेंगे, तब तक चीज़ों में गवर्नमेंट का होल्ड रहेगा और उनमें डुप्लीकेसी कम होगी। जिस दिन सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल ख़त्म हो गया, उसके बाद भाई मेरी चीज़ मैं चाहे जितना डुप्लीकेसी करूं, मतलब मुझे दूध बेचना है मान लिया, तो मैं दूध में चाहे जितना पानी मिलाऊं, तुमको खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना भूखे मर जाओ। यही अगर गवर्नमेंट अपनी खुद की डेयरी बगल में लगा दे और कम दाम पे बेचने लगे, तो क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? कभी नहीं कर पाऊंगा, है ना। यही फैक्ट है कि गवर्नमेंट की चीज़ें, गवर्नमेंट संस्थाएं होनी चाहिए, गवर्नमेंट संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आज की डेट में उल्टा हो रहा है। भाई सीधी सी बात है कि हमको दूध बेचना, हम प्राइवेट हैं, कोई और नहीं है, चाहे हम जितना दूध कम पानी ज़्यादा मिलाएं, मजबूरी में खरीदोगे यार, जाओगे कहाँ, भूखे थोड़ी मर जाओगे। ठीक वहीं गवर्नमेंट संस्था है, उसने क्या कंट्रोल करके रखा है, कम दाम पे तो कोई हमारे पास क्यों लेने आएगा, उसके पास जाएगा। तो कंपटीशन में हमको भी क्वालिटी देनी पड़ेगी और कम पैसे में चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, राइट। तो ये बेसिकली होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया फिर, हाँ, देयर वाज नो लीगल इफेक्ट कंट्रोल द फार्मेसी। उस टाइम पे क्या होता, तो कोई लीगल और फार्मेसी पे कोई जो है इस तरह का कोई कंट्रोल नहीं था। तो कंप्रहेंसिव लेजिस्लेशन एंड इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ ड्रग इंक्वायरी कमेटी। तो RN चोपड़ा के अंडर में एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन बनाया गया था, ये रिटायर्ड कर्नल थे, कर्नल RN चोपड़ा, है ना। 1931 में ये कमेटी बनाई गई थी, किसके अंडर में, कर्नल RN चोपड़ा या कर्नल रामनाथ चोपड़ा के अंडर में। और जो कमेटी बनाई गई उसका नाम था ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ये सारी चीज़ें RN चोपड़ा, है ना। 1931 ड्रग इंक्वायरी कमेटी, याद रखना। क्यों बनाई गई थी? क्योंकि इन्फीरियर क्वालिटी की ड्रग्स की भरमार थी, राइट। तो इस तरह से ये RN चोपड़ा की कमेटी जो है बनी थी। फिर रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जो RN चोपड़ा की कमेटी थी, उन्होंने क्या रिकमेंड किया गवर्नमेंट को? रिकमेंड किया फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, मींस उनको बनना चाहिए, वो कमेटी बननी चाहिए। क्रिएशन ऑफ ड्रग कंट्रोल मशीनरीज, ड्रग कंट्रोल मशीनरीज बननी चाहिए, ठीक। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेल इक्विपमेंट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज, जिसको CDL बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज एंड स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज। क्या है, तभी तो पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन तभी तो हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को ड्रग इंक्वायरी कमेटी बाई कर्नल RN चोपड़ा ने। अ सेंट्रल लॉ टू सेंट्रल कंट्रोल द ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ बनाए जो पूरे देश में कौन सी दवाएं बिकनी है, कौन सी नहीं बिकनी, मीन्स हर तरह का दवाओं पे प्रोफेशन या फार्मेसी प्रोफेशन पे या कंट्रोल ऑफ ड्रग्स के लिए वो होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड टू एडवाइज द गवर्नमेंट इज मेकिंग रूल। सेटिंग अप द कोर्स ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए तभी से जो आज आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो हॉस्पिटल्स में, ये RN चोपड़ा की कमेटी ने रिकमेंड किया था कि फार्मासिस्ट को एक अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। प्रेस्क्राइबिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट, RN चोपड़ा की कमेटी ने कहा था एटलीस्ट मिनिमम D फॉर्म होना चाहिए, किसके लिए, एक फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, मीन्स एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की जानी चाहिए कि इससे कम पढ़ा लिखा इस कोर्स के बिना कोई भी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता। रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इंपोर्टेड फ्रॉम द अब्रॉड। तो क्या था कि ड्रग जैसे किसी ने डिस्कवरी किया तो वो उसका पेटेंट ले सकता है, उसके प्रोप्राइटरी राइट्स ले सकता है, चाहे वो दवा यहाँ बनाई गई हो, चाहे बाहर से इंपोर्ट की गई हो। तो ये सारी चीज़ों का रिकमेंडेशन था किसका, RN चोपड़ा कमेटी का। और क्या रिकमेंडेशन था भाई, ब्रिंगिंग द क्रूड सिंगल ड्रग्स एज वेल एज द कंपाउंडेड मेडिसिन यूज्ड इन द इंडिजिनस सिस्टम ट्रीटमेंट अंडर कंट्रोल। दूसरा क्या था, डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कौन सी इंडस्ट्रियाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियाँ, रिसर्च इंडस्ट्रियाँ, है ना, ये सारी चीज़ों की जो है क्या शुरुआत होनी चाहिए। दूसरा कंपाइलेशन ऑन इंडियन फार्माकोपिया, IP का कंपाइलेशन होना चाहिए, इंडियन फार्माकोपिया बनाई जानी चाहिए अपने देश की, हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर इंडिया की फार्माकोपिया चलनी चाहिए, ना कि यूनाइटेड स्टेट की फार्माकोपिया, है ना। तो ये सब RN चोपड़ा। फिर इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या हुआ भाई, ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 के समय देयर वाज द डिले इन इंट्रोडक्शन, मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है कुछ लेजिस्लेशंस क्या है बनाए गए फाइनली। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, 1937 में क्या किया गया था, एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था
इंट्रोड्यूस किया गया था। बिल डील कर रहा था किस पे, ओनली इंपोर्ट ऑफ द ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेल्स, लेकिन सेल्स ऑफ ड्रग वाज नॉट इंक्लूडेड। मींस इंपोर्ट ऑफ ड्रग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग तो इसमें इंक्लूड था, लेकिन सेल्स इंक्लूड नहीं किया गया था। ये इम्प्लीमेंट क्या इंट्रोड्यूस किया गया था बिल पास करने के लिए। बिल शुरुआत में पास नहीं हुआ था, बाद में इसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए गए थे, बहुत सारे सुधार किए गए थे, उसके बाद ये बिल पास किया गया था। उसके बाद क्या है भाई, बोर्स की कमेटी आई थी। बोर की कमेटी आई थी। बोर क्या थे भाई, इन्होंने जो बोर की कमेटी थी, इन्होंने क्या किया था, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, इनकी कमेटी का नाम था, देखो कमेटी का नाम जरूर याद रखना, हाँ, सर जोसेफ विलियम्स बोर नाम था इनका। इन्होंने, इनके अंडर में जो कमेटी बनाई गई थी उसका मेन क्या नाम था, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक, तो इस कमेटी का 1943 में 1943 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सर जोसेफ विलियम्स बोर में इसका गठन किया गया था। इसका मेन काम था जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, जो करंट सिचुएशन है फार्मा की या हेल्थ केयर सिस्टम की, उसका इनका काम था सर्वे करना। बेसिकली इनका काम किस पे था, सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। जो करंट टाइम पे सिस्टम था उसकी कमियों को बताना, मीन्स उसका सर्वे कीजिए कि ये चीज़ें सही हैं कि नहीं। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल काउंसिल एंड प्रोविंशनल द फार्मास्यूटिकल काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो आर.एन. चोपड़ा ने कहा था। इंटैक्टमेंट ऑफ द लेजिस्लेशन डिजाइन द प्रोडक्ट द पब्लिक इन कंपटीशन सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ द क्वालिफाइड फार्मासिस्ट एंड रेज द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फार्मासिस्ट। जो कानून था उनका इंटैक्टमेंट बढ़ाया जाए, उनकी क्लोजनेस, उनकी अवेयरनेस बढ़ाया जाए, किसके थ्रू, जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं, जो और पब्लिक में जो इनकम्पिटेंट लोग हैं वो बाहर किए जाएं। मींस जो काबिल होगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो काबिल होगा वो रहेगा, जो काबिल नहीं है, जिसके पास जानकारी नहीं है, उसको बाहर कर दिया जाए। ठीक है। दूसरा, सुटेबल मेजर्स मेंटेनिंग द डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो कुछ डिसिप्लिनरी कंट्रोल करना जरूरी है, जैसे कुछ सुटेबल मेजर्स लेने कि जो प्रैक्टिस की जा रही है फार्मेसी में, फार्मेसी प्रोफेशन में या रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट है, कि वहाँ पे भी कुछ चेंजेस, मैंने कहा ना बाद में इम्प्लीमेंट बहुत सारे किए गए। कोई भी लॉ आता है तो कोई परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे करके उसमें चेंज आते जाते हैं जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है। स्टार्टिंग ऑफ द रिवाइज्ड कोर्स ऑफ स्टडी लाइसेंसिएट द फार्मासिस्ट, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। स्टार्ट किया गया क्या, रिवीजन ऑफ कोर्स का रिवीजन। देखो आज भी फार्मेसी में हर 3 साल में, लगभग 3 साल में, 4 साल या 5 साल में सिलेबस लगभग चेंज होता है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन उसमें भी होता है समय के अनुसार देखते हुए, चाहे लाइसेंस लेने का हो, चाहे ग्रेजुएट फार्मासिस्ट के सिलेबस की बात की जाए या कुछ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए, है ना, तो समय के साथ साथ उनमें अपडेट करना। दूसरा, सेटिंग अप द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज, जो CDL, जो आर.एन. चोपड़ा ने रिकमेंडेशन किया था। रिजिड इन्फोर्समेंट ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 थ्रू आउट द कंट्री। तो क्या किया गया था, इन्फोर्समेंट किया गया था 1940, DNC ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कब, 1940 में, पूरे देश में। एक कानून, जिस कानून की बात आर.एन. चोपड़ा ने कहा था कि एक बेसिक कानून बनना चाहिए जो पूरे देश में फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल कर सके, तो वो कानून कौन सा बना था, DNC ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 थ्रू आउट द कंट्री। बाद में भाटिया कमेटी बनी। भाटिया कमेटी का क्या था भाई, भाटिया कमेटी 1953 में अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मेजर जनरल SL भाटिया, इन्हों के अंडर में फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी, इनकी कमेटी का क्या नाम था, फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी। इन्होंने, इनका काम बेसिकली क्या था, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली इस कमेटी का निर्माण किया था। इस कमेटी का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, जिसमें जो है अपॉइंट किया था किसको, मेजर SL भाटिया को, है ना। कंप्रेहेंसिव इंक्वायरी के लिए किया था। ओके, गवर्नमेंट शुड टेक द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। साउंड लाइन्स इंप्रूव द कंट्री इकोनॉमी, ये कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी साउंड था। दूसरा, जून 1954 में इन्होंने क्या किया था, भाटिया एंड कमेटी ने फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी के बाद जो रिकमेंडेशन दिया था, इन्होंने 212 टोटल 212 रिकमेंडेशन दिए थे, कि 212 रिकमेंडेशन के साथ इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी जून 1954 में। 1953 में इनको काम दिया गया था, ये किसका, इंक्वायरी कमेटी का, फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी का। 1 साल के बाद इन्होंने 212 रिकमेंडेशन दिए, 212 चेंजेस करने थे, और इस तरह करके इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सबमिट कर दी। बाद में क्या है, मुदैलियर कमेटी। मुदैलियर कमेटी क्या थी भाई, मुदैलियर कमेटी
ये हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी थी। इनका नाम क्या था? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। और ये 1952 से 1953 के बीच में इसका गठन हुआ था। 1952 1959 अंडर द चेयरमैन। एक्चुअली ये डेट जो है कहीं कहीं पे 1959 है, कहीं कहीं पे 1952 से 1953 अलग अलग बुक में है ना। तो नेट पे भी मैंने सर्च किया तो कुछ क्लियर डेट मिली नहीं। मैं अपडेट कर दूंगा जब मैं MCQ करवाऊंगा, उसमें क्वेश्चन जरूर डाल दूंगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। इनका पूरा नाम क्या था? मोदेलियर कमेटी का जो मोदेलियर थे डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मोदेलियर इनका पूरा नाम था, जिनके अंडर में इस कमेटी का गठन हुआ था। रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी 1962 में, कहीं कहीं पे 1962 भी है, लेकिन 1962 में कमेटी का गठन नहीं हुआ था। 1962 में इन्होंने अपनी क्या रिपोर्ट क्या किया था? गवर्नमेंट को सबमिट किया था। इंक्लूजन द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ द मेडिसिन अंडर द प्रीव्यू ऑफ द ड्रग एक्ट, है ना। तो कुल मिला के अपॉइंट हुए थे, देखो अपॉइंटेड क्या है 1959 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था एज ए चेयरमैन। कमेटी का गठन पहले हो गया था और इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो 1962 में रिपोर्ट सबमिट की थी। ठीक है, तो डेट्स में कन्फ्यूज़न मत करना। फिर हाथी कमेटी की बात करें भाई। ये जो हाथी कमेटी थी ये एक तरह से बोला जाए तो बहुत बड़ा माइलस्टोन थी फार्मेसी जगत के लिए, बहुत बड़ा माइलस्टोन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी बोली जाती। इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन हिस्ट्री कौन थी? हाथी कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ जयसुख लाल हाथी। ये इनकी फ़ोटो है, जयसुख लाल हाथी, टू रिव्यू द वेरियस फैक्ट ऑफ ड्रग इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके वेरियस फैक्ट इन्होंने रिसर्च किए, इन्होंने सर्च किए, ठीक। और रिपोर्ट कवर किया इन्होंने किसके लिए? लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट ऑफ ड्रग, QC के लिए। और रोल किया था फॉरेन से जो इंपोर्ट वगैरह ड्रग का किया जाता है, मींस प्राइस कंट्रोल वगैरह ये सब पहले नहीं था। कोई भी कुछ भी कंट्रोल, कोई भी दवा बनाओ और कुछ भी रेट रख लो। तो अब क्या है, ऐसा नहीं है। कोई भी दवा अगर बनती है तो उसके लिए प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं, कौन सी ड्रग इंपोर्ट करनी हो, क्वालिटी कंट्रोल्स हैं, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स क्या है ना। encourage the development of the indigenous industries, control the price of large number of drug in public interest। तो ये हाथी कमेटी था जो मैंने बताया ना, बहुत ही बड़ा एक उस समय का माइलस्टोन था फार्मास्यूटिकल जगत के लिए, लेजिस्लेशन के लिए। ये है फ़ोटो किसकी? हाँ, जयसुख लाल हाथी की, ठीक। तो फिर वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन की बात करें, कुछ बहुत सारे एक्ट थे, जैसे ड्रग बिल 1940 was introduced in legislative assembly in 1940, was adopted and became effective 1947। ड्रग का जो बिल था 1940 में क्या किया? असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ था? 1947 में। टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स क्या टाइम टू टाइम आते रहते हैं, अमेंडमेंट्स रेगुलेशंस। 1919 में पॉइजन एक्ट आया था। करंट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रिवीजन 1940, रिवीजन ऑफ द 1940 ड्रग एक्ट। The major goal of this act control the drug and cosmetic import। ड्रग एंड कॉस्मेटिक का इंपोर्ट है, उसका प्रोडक्शन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका सेल्स ऑल ओवर इंडिया किस तरह से होगा। 1945 में फार्मेसी बिल वॉज पास्ड टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। 1945 में फार्मेसी का बिल पास किया गया था कि किस तरह से फार्मेसी की प्रैक्टिस करनी है और किस तरह से फार्मेसी का प्रोफेशन होगा। फार्मेसी एक्ट 1948 इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द प्राइमरी गोल रेगुलेटिंग द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। प्राइमरी गोल ही इसका यही था कि इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन किस तरह से होगा, ये इम्प्लीमेंट करना किसका था? फार्मेसी एक्ट का 1948। फिर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की बात की जाए, इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1954 में। प्राइमरी गोल कंट्रोलिंग द प्रोहिबिटिंग सर्टेन शॉर्ट्स एड्स रिलेटिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ को लेके पहले बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वगैरह टीवी वगैरह पे अनऑथराइज्ड कुछ भी बना के भेज देते थे, तो अब इन पे कंट्रोल हो गया कि जो अप्रूव्ड होंगे वही खाली दिखाए जाएंगे, ठीक है। दूसरा, मेडिसिनल टॉयलेटरी प्रिपरेशन की बात करें, एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955 में ये एक्ट आया था। इट वाज अप्रूव्ड अलाउइंग द एक्साइज टैक्सेस किस पे? ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस कंटेनिंग, जैसे एल्कोहल हो गया, ओपियम हो गया, इंडियन हेम्प हो गया यानी गांजा, है ना, बहुत सारे अदर नारकोटिक्स की बात करें जो इम्पोज और कलेक्ट किए जाते हैं। 1960 की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ द क्रूएलिटी ऑफ द एनिमल एक्ट वॉज पास। मीन्स जब एनिमल्स का बुरी तरीके से जो मार दिया जाता था, बहुत सारे कॉलेजों में आज भी जो है
इस एक्ट का परमिशन लेना पड़ता है, तभी वहाँ पे रिसर्च की जाता, मीन्स जो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह में है बहुत बुरी तरीके से उन पे जो एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, तो क्रूएलिटी एक्ट जो है पास किया गया था। उसमें चीज़ें थी कि ये चीज़ें उसके साथ नहीं करनी, मीन्स उसका छीछा लेदर नहीं कर देना शरीर का, है ना, इतना दर्द गाली दे सकते हो जितना बर्दाश्त कर पाए। 1961 में क्या था भाई, हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था, नेसेसरी टू ब्रिंग द ड्रग प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑल्सो विद इन द प्रीव्यू ऑफ द ड्रग एक्ट, है ना। इसमें सिर्फ आपको डेट याद रखनी है और एक्ट कौन सा है। 1985 में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट, सब्सटेंस एक्ट पास किया गया था। 86 की बात करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड कब, 1986, है ना। फिर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की बात करें 1987, इट वाज सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द कंट्रोल, किसका, प्राइस कंट्रोल, किसका, ड्रग का। नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कब, 85 पहले भी बात हो चुकी है। 86 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बात हो चुकी है। 1994 की बात करें तो बेसिकली ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1979, 87, 2013 इज़ रीअपील्ड एंड मॉडिफाइड, मीन्स ये अमेंडमेंट्स आए हैं बीच बीच में, और फाइनल अमेंडमेंट कब का है, 2013 का। 2005 में क्या होता, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई जहाँ पे आया है, जिस एरिया में अक्सर देखो बाढ़ वगैरह आ जाता है, फ्लड वगैरह आ जाता है, डिजास्टर्स आ जाते हैं, भूकंप आ जाता है, तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या है, विशेष पैकेज का ऐलान किया जाता है, किसके लिए, कि वहाँ की सुविधाएं जो है पहले की तरह कैसे जो है रीस्टोर की जाए, जो लोग वहाँ से मीन्स परेशान हुए हैं उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान दिया जाए। 2010 में क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था, कब, 2010 में, 2010 में, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इनका भी। ओके, तो भाई फिर क्या है, इंस्पाइट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, इंस्पाइट मतलब इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए हैं, लेकिन आज भी मार्केट में कम स्टैंडर्ड यानी सब स्टैंडर्ड्स की ड्रग बहुत सारी अवेलेबल हैं। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ के जो पर्सन्स हैं उनकी पहली चीज़ तो क्वालिफ़िकेशन उतनी अच्छी नहीं है, क्वालिफ़िकेशन है तो एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, फार्मेसी प्रोफेशन स्लो डाउन कर रहा है, मीन्स इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर रहा है। लोग रुपए पैसे लेके अपने सारे काम जो है निपटवा ले रहे हैं। नट सेल में बोला जाए तो फार्मेसी का जो प्रोफेशन है डे बाय डे चेंज हो रहा है। अगर अब भी पढ़े लिखे लोग जागरूक नहीं हुए, ठीक है, तो धीरे धीरे करके, जबकि आने वाला जो समय है गोल्डन युग होने वाला है फार्मेसी के लिए, अगर लोग सही तरीके से अपनी स्किल का इस्तेमाल करें तो, राइट। तो इस तरह से भाई ये पहला चैप्टर था, तो पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो कहीं पे कोई डाउट हो, कुछ चेंज करना हो तो बताना, है ना, उसको उसी तरह किया जाएगा। फिलहाल पढ़ते रहो, शेयर एंड सब्सक्राइब करते और कराते रहो, तभी मोटिवेशन मिले और मैं बाकी के सब्जेक्ट और इनमें भी आगे के चैप्टर्स बना पाऊँ। ओके, बाय।